बच्चों, आपको तो पता ही है कि हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी प्राणी जगत हैं इस धरती पे, वो सब भोजन पे अपना जीवन निर्वहन करते हैं। बिना भोजन के हम सबका जीवन जो है वो नहीं चल सकता। और भोजन जो है, हम सबको पता है कि पेड़ पौधों से निर्मित होता है। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन निर्मित करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यानी सौर ऊर्जा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ बच्चों। क्या आपको पता है कि सूरज के 1 मीटर वर्ग सतह से 63 मेगावाट ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। केवल 1 मीटर वर्ग सतह से। सूरज इतना बड़ा है, आप सबको मालूम है, और पृथ्वी से वो बहुत दूर है। तो सूरज के केवल 1 मीटर वर्ग सतह से 63 मेगावाट ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। और सूरज की पूरी ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर है। इतनी ऊर्जा जो है वो आधी अंतरिक्ष में कहीं खो जाती है और पृथ्वी तक कुछ ही ऊर्जा पहुंच पाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूरज के केवल 1 मीटर वर्ग सतह से 63 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हम जिन घरों में रहते हैं बच्चों, हमारे एक घर में केवल 630 वाट की ज़रूरत है। तो अगर इस सूरज के 1 मीटर वर्ग सतह की ऊर्जा यानी 63 मेगावाट की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी में 1 लाख घरों में विद्युत उत्पन्न कर सकती है या चला सकती है, तो सोचो कि सूरज के पास कितनी भरमार मात्रा में ऊर्जा मौजूद है। क्या आपको पता है कि सूरज की ऊर्जा जो है वो कैसे निर्मित होती है या कैसे बनती है? सूरज की जो ऊर्जा बनती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और बच्चों, आज हम इसी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे एक और अच्छी बात यह है बच्चों कि जिस प्रकार से सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारे ब्रह्मांड में एक और तारा है जिसे हम ईटा कराइने के नाम से जानते हैं। उसकी सतह का तापमान लगभग 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ईटा कराइने का तापमान सूरज के तापमान से कई गुना अधिक है। तो सोचो, सूर्य की सौर ऊर्जा का हम थोड़ा भी लाभ जो है हम उठा पाते हैं, तो यदि हमें ईटा कराइने का 0.% ऊर्जा भी प्राप्त हो जाए तो सोचो कितनी भारी मात्रा में हम ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सौर ऊर्जा है वो एक प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा है। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है आती कहाँ से है या इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जब एक नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है वो दूसरे नाभिक में रूपांतरित होता है तो हमें नाभिकीय ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। जब एक कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित होता है तो इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, उसी ऊर्जा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। वैसे नाभिकीय ऊर्जा के 2 उदाहरण हैं। एक है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम विस्तार से इन दोनों क्रियाओं को हम देखेंगे। वैसे क्या आपको पता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से, विखंडन यानी बॉम्बार्डमेंट यानी टूटने से, 1 किलोग्राम यूरेनियम के टूटने से 10⁻14 जूल ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। और उसी की जगह यदि हम 1 किलोग्राम कोयला को दहन करें या जलाएं तो उससे हमें केवल 10⁻7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो थोड़ी तुलना कीजिए, 1 किलोग्राम यूरेनियम से 10⁻14 जूल ऊर्जा और 1 किलो कोयले के दहन से 10⁻7 जूल ऊर्जा, तो कितना अंतर हुआ? इसका
अर्थ ये है कि ये जो यूरेनियम धातु है जो पृथ्वी में पाई जाती है वो कितना शक्तिशाली है और कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करती है। तो इसी यूरेनियम के अभिक्रिया का ही इस्तेमाल जो है वो इन दोनों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी भारी नाभिक पर, किसी धातु की भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, यानी उनका कोलिजन होता है, तो वो लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये जो नए दो तत्वों में विभक्त हुए जो नाभिक हैं, उनका जो द्रव्यमानों का यदि हम योग निकालें तो वो मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। तो बाकी का जो द्रव्यमान है वो कहाँ गया? वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसे सबसे पहले 1939 में ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमन ने सबसे पहले यूरेनियम नाभिक, यूरेनियम बच्चों एक धातु है और ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और बड़ी ही खतरनाक धातु है ये। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब यूरेनियम नाभिक के U235, यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, एक U235 और U238, तो U235 पर जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की तो पाया कि दो लगभग समान खंडों के नाभिक में ये विखंडित हो गया या विभक्त हो गया। और ये जो दो समान द्रव्यमान वाले नाभिक थे उनमें से एक था बेरियम 144 और दूसरा था क्रिप्टॉन 89। इस प्रक्रिया में 3 और न्यूट्रॉन अलग से विमुक्त हुए और भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हुई। ये जो भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्ति हुई इसका उपयोग जो है हम विद्युत के रूप में कर पाए। तो जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उसका विखंडन हो जाता है तथा इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अगर अनुकूल परिस्थितियां मिले बच्चों तो ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं वो अन्य नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित करते हैं और इस प्रकार ये विखंडन की सिलसिला लगातार अगर चलती जाए तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो गुणोत्तर श्रेणी में संपन्न होती जाती है और एक बार प्रारंभ होने के बाद लगातार तेज़ी से जारी रहती है, बंद नहीं होती। इसीलिए इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। और यदि श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हुई तो इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी कि हम सब जो है वो पृथ्वी का पूरा विनाश हो जाएगा। और इसी श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग जो है वो एटम बम बनाने में किया जाता है बच्चों। श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं किसी माध्यम से और कुछ न्यूट्रॉन जो है वो क्षरण क्रिया यानी लीकेज द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब हम नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर यानी कंबाइन करके नया नाभिक बनाते हैं तो इस नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। और तो ये बचा हुआ जो द्रव्यमान है वो कहाँ है? तो वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय संलयन में जब दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाते हैं और एक पॉजिट्रॉन निकालते हैं, साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ये दो ड्यूट्रॉन पुनः आपस में संयुक्त होकर हीलियम
बनाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं और साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करते हैं। पुनः ये दो न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एक ट्रिटियम निकालते हैं और एक प्रोटॉन बनाते हैं, और इन तीनों अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत का निर्माण करने में किया जाता है। तो यदि हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को कंपेयर करें या तुलना करें तो हम पाएंगे कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो समान द्रव्यमान के नाभिकों में विभक्त होता है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरी तुलना ये है कि नाभिकीय विखंडन होने के लिए सामान्य ताप जो है वो में संभव है, लेकिन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तीसरी तुलना ये है कि नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा विमुक्त होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा विमुक्त होती है वो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आशा है बच्चों आज आपने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की विधि को अच्छी तरीके से समझा होगा। आप इन दोनों अभिक्रियाओं को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। धन्यवाद।